जय हिंद, वंदे मातरम डे स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जिसकी आप काफ़ी डिमांड करते हैं स्टूडेंट। लॉ 203 का मैं पेपर लेके आज आपके लिए अवेलेबल हूँ स्टूडेंट्स। ये 2024-25 में हुआ आपका पेपर है स्टूडेंट। इस पेपर का कोड लॉ 203 और पेपर का टाइटल साइबर लॉ है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट आपसे कहना चाहूँगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड से शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत आपके लिए एफर्ट लगाकर अच्छा एक वीडियो लेक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपका शेयर और सपोर्ट हमें चाहिए ताकि हम और ग्रो करें और आपके लिए नए नए यूजफुल कंटेंट ऑन डिमांड लेकर आते रहें। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन कह रहा है साइबर अपराध से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी इंटरनेशनल ट्रीटी कौन सी है साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट 2001 में एक संधि हुई थी साइबर क्राइम को लेके। ठीक है, और ये हुई थी बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको बुडापेस्ट साइबर कन्वेंशन भी कहते हैं। और ये 2001 में ये संधि हुई थी स्टूडेंट्स, और ये 2004 में इफेक्टिव हुई थी यानी प्रभावी हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, बुडापेस्ट कन्वेंशन। स्टूडेंट अगर आपके एग्जामिनेशन हो गए और आप आंसर की के रूप में देख रहे हो तो आप अपने आंसर को चेक करते रहिए। अगला और बाकी आपकी तैयारी कैसी है वो भी आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है। तो स्टूडेंट्स भारत में जो कह रहा है साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय CERT की होती है। ठीक है, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, तो NCERT मतलब INCERT इसको भी बोलते हैं। ठीक है, CERT मतलब होता है ये सेंटर जो आपका कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, और भारत में है तो ये CERT इसको करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये तो आप आराम से कर लिए होंगे स्टूडेंट, ये आपको आ भी रहा होगा देखते हुए। तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर या फोन या के साथ हमको जो OS मिलता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो डी वाला राइट होगा। स्टूडेंट आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें बताइएगा, और किस पेपर के और वीडियोज आप चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य काम क्या है ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल जो है वो क्या करता है, तो वो ये क्या करता है, नेटवर्क टैरिफ की ओर आने और जाने वाली प्रवाह की निगरानी और नियंत्रण करता है, यानी मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रमाणन प्रमाणन प्राधिकरण की योग्यता एवं सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी की जो क्वालिफिकेशन, इसको मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी, प्रमाणन प्राधिकरण बोले तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इसकी जो रूल्स रेगुलेशन और टर्म्स कंडीशन होती है वो किसके द्वारा तय की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसका जो सारी चीजें तय करता है उसकी राइट्स केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, केंद्र सरकार करता है प्रमाणन प्राधिकरण, यानी जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है। स्टूडेंट ये पेपर जो आया था एक बिल्कुल टफ तरीके का पेपर इन्होंने बनाया था, जैसा कि पहले इस तरह का पेपर नहीं आता था। ठीक है स्टूडेंट, इन्होंने पूरा लॉ का पेपर डाला हुआ है। ये जो स्टूडेंट्स इसको मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं बिल्कुल उनकी तरह ये पेपर बनाया गया है। तो बिल्कुल ये टफ पेपर हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निलंबित लाइसेंस न सौंपने का दोषी व्यक्ति कितनी सजा का भागी हो सकता है। यानी जिसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया हो और वो अपना लाइसेंस सबमिट ना करे तो उसको कितना जो है सजा हो सकता है। स्टूडेंट ये गाड़ियों के लाइसेंस की बात नहीं कर रही है, सब साइबर क्राइम साइबर कंप्यूटर से रिलेटेड लाइसेंस की बात हो रही है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे जो बात हो रही है तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो है ये तो लाइसेंस न सौंपने पे स्टूडेंट्स 6 महीने की सजा हो सकती है। ठीक है, 6 महीने की सजा हो सकती है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इसके साथ ही साथ मैक्सिमम 10,000 रुपए का पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है। ठीक है, सजा के साथ 10 महीने की पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, सेक्शन 33 में स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, सेक्शन 33 में इसकी बात की गई है। अगर पूछता है किस सेक्शन में की गई तो आपको जानकारी होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस कई नेटवर्क को जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी जो मल्टीपल नेटवर्क को जोड़ने, ऐड करने में, कनेक्ट करने में और उनके बीच डेटा को राउट करने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको राउटर बोलते हैं। राउटर बोलते हैं मल्टीपल नेटवर्क, इसे राउटर के थ्रू आप डेटा भी शेयर करते हैं ना, तो मल्टीपल नेटवर्क को जोड़ता है और उनको रूट करता है तो वो राउटर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो स्टूडेंट, जिम्मेदारी की जब बात करते हैं तो कॉपीराइट जो है ऑफिस इसके लिए जिम्मेदार होता है, कॉपीराइट ऑफिस। ठीक है, कॉपीराइट ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो भारत में सॉफ्टवेयर और कॉपीराइट लाइसेंस लागू करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कॉपीराइट कार्यालय जो होता है वो इसके लिए जिम्मेदारी तय करता है। तो सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? तो साइबर सिक्योरिटी का कौन सा एक प्रकार है? ऑप्शन कर रहा है क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, अनुप्रयोग सुरक्षा और उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हमारा ये सारा जो आ जाएगा। ठीक है, जो क्लाउड सिक्योरिटी में जो है, सॉरी, साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिक्योरिटी तीनों आते हैं। तो डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हाईजेक वेयर क्या है? हाईजेक वेयर किसको कहते हैं? यानी जो हाईजेक कर ले, हाईजेक करना मतलब किसी को कैप्चर कर लेना, उसको पूरा तरह से बंधक बना लेना। तो हाईजेक वेयर क्या है? तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ब्राउजर हाईजेकिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्राउजर हाईजेकिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम, ब्राउजर जो होता है पूरी तरह से क्या कर लेता है, सिस्टम को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, मतलब उसको नए काम करने नहीं देता है, वो एक तरह से लॉक रहता है, हाईजेक हो जाता है पूरा, उनका कंट्रोल दूसरे के पास आ जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या क्या है? ये कुछ क्वेश्चन एकदम आसान से कंप्यूटर के डाले गए हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी होगा, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को प्राप्त करता है वो कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी जो चुरा लेता है कंप्यूटर रिसोर्स को, और ठीक है, तो वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली तरीके से वो स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन करता है, तो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को प्राप्त करने वाले को स्टूडेंट्स जो सजा होती है वो 3 वर्ष की होती है। सेक्शन 66 में इसकी बात की गई है। अगर कारावास की बात तो याद रखिएगा, सेक्शन 66 इसकी बात करता है। ठीक है, सेक्शन 66 का बी, आजकल तो बहुत डीप में जाके पूछा है, सेक्शन 66 बी इसके बारे में बात करता है। बिल्कुल ये लॉ का पेपर है स्टूडेंट, और बिल्कुल लॉ के लिए ही है, एकदम आसान तो बिल्कुल नहीं था, पूरा अंदर से इसमें पूछा गया है इस बार। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 10A के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विधिक मान्यता प्रदान की गई है? विधिक यानी लीगल जो वैलिडिटी 10A के अंतर्गत किसको दी गई है? तो सूचना, ये मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि सूचना जो आईटी एक्ट 2000 में आया था और 2008 में संशोधन किया गया था, तो 2008 की धारा 10A के अंतर्गत किसको मान्यता दी गई, ये पूछ रहा है। तो धारा इसके अंतर्गत बात जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें और सेक्शन 10A में इसकी बात की गई है। तो डिजिटल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डिजिटल सिग्नेचर है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट राइट आंसर इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आता है। ठीक है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत किसे सॉरी फिर से पढ़ देता हूँ। आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने समय तक वैध है? तो आईटी एक्ट के जो अमेंडमेंट एक्ट 2008 में जो हुआ है उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स पूछ रहा है, सॉरी, कि दिया गया लाइसेंस कितने समय वैध होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दिया हुआ लाइसेंस जो है, जितना केंद्र सरकार उसको निर्धारित, उसका कोई निश्चित समय नहीं है, जिस चीज के लिए केंद्र सरकार जितनी परमिशन दे दे उतने समय के लिए वो वैलिड होता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा इसको तय किया जाता है कि जो अधिनियम धारा 21 के तहत जो लाइसेंस की अवधि होगी स्पेशल केसों में वो केंद्र सरकार तय करेगी। इसीलिए लिख भी दिया है कि उस जो है कि वो आपको जो है धारा 21 के अंतर्गत ही बताना है, इसलिए धारा 21 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईटी संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के नियंत्रक की नियुक्ति कौन करता है? तो आईटी एक्ट 2008 के अनुसार जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है उसकी नियुक्ति जो स्टूडेंट केंद्र सरकार करती है, और इसमें आपको यह भी बात याद रखनी है कि केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति करती है। ठीक है, तो जो कंट्रोलर होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजीरियन घोटाला जो है स्टूडेंट
419 किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट नाइजीरिया में ये जो सबसे बड़ा स्कैम सामने आया था आईटी सेक्टर में, ये जो था ये फिशिंग था। ये लोगों को ट्रैप करके उनसे पैसे भी मांगे जा रहे थे, उनसे उनके डिटेल्स मांगे जा रहे थे और उनसे उनको लालच देके ज़्यादा पैसे की लालच में उनसे जो है उनके डिटेल्स या उनसे पैसे लिए जा रहे थे। ठीक है, तो ये एक तरह से फिशिंग था, फिशिंग ट्रैप था ये। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिशिंग से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता दी गई है? तो आईटी एक्ट की 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो विधिक मान्यता जो दी गई है स्टूडेंट, वो धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। तो आईटी एक्ट की धारा 4 में जो है सेक्शन 4 में जो है लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड की बात की गई है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में कपटपूर्ण प्रयोजन यानी गलत फ्रॉडुलेंट तरीके से, तो कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है? तो आईटी एक्ट की धारा 2000 में किस में बात कर रहा है कि किस शेड्यूल में इसकी बात की गई है? ठीक है, तो जो है कि मतलब कपटपूर्ण किसी से धोखे से किसी का जो मतलब चीजें हैं जो उसकी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में उसको प्रकाशित कर देना, किस तरह का दंड है? तो स्टूडेंट इसकी जब बात करते हैं तो ये 24 में किस धारा में, तो सॉरी इसका जो ऑप्शन है आपका जो 18 वाला क्वेश्चन है, इसका 74वीं धारा में इसका प्रावधान किया गया है कि दूसरे की चीजें बिना अनुमति के आप प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। सी 74 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा डैश के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर शब्द है वो आईटी एक्ट की किस धारा में उसको मतलब इसके बारे में डिफिनेशन दिया गया है कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में आईटी एक्ट की किस धारा में समझाया गया है? तो धारा 2 के अंतर्गत जाके अंदर से पूछ लिया स्टूडेंट। तो ये 211 के अंतर्गत ऑप्शन सी है, धारा 2 की एक क्लॉज के 1 नंबर के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है। ठीक है, धारा की उपधारा 1 के अंतर्गत की उपधारा 1 में दिया गया है, तो आपका सी सही होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित कर सकती है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कब निर्देशित कर सकती है? तो धारा 83 यानी जो 83वां धारा है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को गाइडलाइन जारी कर सकती है आईटी एक्ट अधिनियम 2000 के अनुसार। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? कंप्यूटर सुरक्षा, कंप्यूटर नहीं पूछा है, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिबेट है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन बनाने वाले ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि स्टूडेंट बॉब थॉमस को इसका जनक माना जाता है और साथ ही साथ अगस्त कॉर्क होप्स को भी इसका जनक माना गया है। इसमें थोड़ा सा डिबेट है दोनों के लोग बीच में, दोनों माने जाते हैं। ठीक है, तो बॉब थॉमस के अनुसार बॉब थॉमस को कंप्यूटर सिक्योरिटी का जो है फादर माना जाता है। इसके साथ साथ अगस्त कॉर्क होप्स को भी मानते हैं लोग। तो अब यूनिवर्सिटी के ऊपर है वो किसको राइट आंसर मानती है, दोनों को माना जाता है। बॉब थॉमस ज्यादा सटीक माना जा सकता है, लेकिन अगस्त कॉर्क होप्स के ऊपर भी बहुत सारी जगह आपको इनका नाम पढ़ेगा, कहीं कहीं दोनों का नाम साथ में पढ़ने को मिलता है। ये भी बात आप ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं देने चाहिए यूनिवर्सिटी को। वाईफाई हैकिंग प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वाईफाई हैकिंग, जब वाईफाई को हैक करने के लिए स्टूडेंट जिसका प्रयोग किया जाता है उसको एयर क्रैक एनजी कहते हैं। एयर क्रैक एनजी का इस्तेमाल किया जाता है वाईफाई को हैक करने में। और जो वायर शार्क है स्टूडेंट, जो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, जो वायर शार्क है, इसका प्रयोग जो होता है ये नेटवर्क के अंदर आई गई समस्या को ट्रबल को शूट करने के लिए, नहीं प्रॉब्लम के निदान के लिए वायर शार्क है। तो नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम आता है उसको ऑटोमेटिक ये करेक्ट कर देता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, ना कि ये वाईफाई हैकिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करता है, नेटवर्क ट्रबल को शूट करता है, कह सकते हैं ट्रबल शूटर है। अगला क्वेश्चन, प्रमाणनकर्ता प्राधिकरण यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरण प्रमाण पत्र को विखंडित वापस किया जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन बी रिवोक्ड। ठीक है, मतलब इसको वापस कैसे लिया जाता है? रिवोक मतलब होता है वापस करना। तो कब ये वापस हो सकता है? ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर जो जारी किया जाता है। तो करा प्रमाणन पत्र जारी किए जाने के प्रकार पर निर्भर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर या किसी परिस्थिति में नहीं, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी आपका सही रहेगा कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर। इसके लिए 2-3 कंडीशन और हैं। सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पे भी, जो अभिदाता होता है, ग्राहक होता है, उसकी मृत्यु होने पे भी उसको रिवोक किया जा सकता है। जैसे किसी को प्रमाण पत्र दिया गया है और उसकी मृत्यु हो जाए तो वो चीजें फिर से वापस ली जा सकती हैं। इसके लिए तरह तरह के कंडीशन है। तो इसमें से एक कंडीशन है डिपेंडिंग, मतलब सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे भी इसको वापस लिया जा सकता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में भी लिया जा सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा। तो
कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार किस प्रवर्तक को प्राप्त होगा। अब उसके लिए कंडीशन कह रहा है कि यदि वह स्वयं प्रवर्तक भेजा गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया था जिसे उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बाबत प्रवर्तक की ओर कार्य करने का प्राधिकार था। तीसरा कह रहा स्वतः प्रचालित किए जाने के लिए प्रवर्तक द्वारा उसकी ओर कार्यक्रमित किसी सूचना प्रणाली द्वारा भेजा गया और उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल रिकॉर्ड होता है वो इन सभी केसों में जो है प्रवर्तक को प्राप्त होता है, एट्रीब्यूटेड टू ओरिजिनेटर, ठीक है। जब उसको यदि वो खुद भेजे तो भी वो उसी से जुड़ा है, और उसके अगर वो किसी अथॉरिटी के बिहाफ पे भेजे यानी किसी और संस्था के बिहाफ पे जारी करे तो भी हो सकता है। और बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय इन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर ऑपरेटर ऑटोमेटिकली, यानी स्वतः प्रचालित किए जाने के लिए प्रवर्तक द्वारा उसकी ओर कार्यक्रमित किसी सूचना प्रणाली द्वारा भेजा गया था। तो स्टूडेंट ये सारी चीजों में ये अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पूछ रहा है मैं, तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली विधि। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होता है वो यही होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मेथोडोलॉजी फॉर पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट को स्टूडेंट यहाँ पे स्प्रेडशीट लिख दिया है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ लिखा है स्प्रेडशीट, जबकि स्प्रेडशीट होता है SHEET। तो आप अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये पूछ रहा है स्प्रेडशीट जो, तो ठीक है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है। कर चित्र बनाने के लिए, संगीत तैयार करने, वीडियो के लिए, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण। तो स्टूडेंट MS एक्सेल का प्रयोग डेटा को अरेंज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। DNS डोमेन नेम सिस्टम, DNS का फुल फॉर्म तो दे भी दिया है कि डोमेन नेम सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी प्रमुख कार्य क्या है। तो स्टूडेंट इसका प्रमुख कार्य की जब हम बात करें तो ये DNS जो होता है डोमेन का नाम IP एड्रेस में बदलता है। जो डोमेन नाम का IP, ठीक है, तो डोमेन नाम का IP एड्रेस में बदलना, टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, यानी डोमेन नेम को, ठीक है, डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई भी परिवर्तन, अगर आप जब डिजिटल सिग्नेचर या जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दिया जाता है तो स्टूडेंट वो कह रहा है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन क्या क्या होगा। तो पता लगाया जा सकता है, नहीं पता लगाया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बी और सी दोनों, पता नहीं लगाया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं। स्टूडेंट डिजिटल सिग्नेचर में कोई भी चेंज किया जाए या उसके अंदर छेड़छाड़ की जाए तो वो पता लगाने योग्य होता है, इसीलिए तो उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, उसके अंदर छेड़छाड़ की संभावना बहुत ना के बराबर होती है, और वो होती भी है तो वो पकड़ में आती है क्योंकि वो वेरीफाई फिर नहीं होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा में नियंत्रण को शक्ति प्राप्त है कि वो निर्देश दे सकता है, ठीक है। तो IT एक्ट 2000 की किस धारा में जो, ठीक है, कंट्रोलर के पास पावर है कि वो निर्देश दे सकता है। तो कंट्रोलर को निर्देश देने का जो अधिकार है स्टूडेंट वो जो है धारा 68 में इसका प्रावधान है, ठीक है। और ये प्रावधान सेक्शन 68 में किया गया है। तो ये तो धारा 68 में किया गया है कि कंट्रोलर जो है वो डायरेक्शन दे सकता है, कोई आदेश दे सकता है, धारा 68 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। तो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार करने के लिए स्टूडेंट ऑप्शन कर रहा है कॉम्पैक्ट, IO, ड्राइवर, स्टोरेज। तो स्टूडेंट IO, इनपुट आउटपुट डिवाइस, IO जो होता है वो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करने का काम करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। तो IO करता है ये काम। अगला प्रश्न जो आया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। तो केवल सी भाषा, असेंबली भाषा। स्टूडेंट कंप्यूटर लैंग्वेज ठीक है, लेकिन कंप्यूटर बस बाइनरी लैंग्वेज समझता है जिसमें 0 और 1, इसके अंदर जो डिजिट होते हैं वो 2 डिजिट को ही बदलता है, अपने कमांड उसी के हिसाब से लेता है। तो वो बाइनरी डिजिट समझता है जिसमें 0 और 1 समाहित होते हैं, बस इन्हीं 2 डिजिट को अलग अलग तरीके से यूज करता है वो, और उसकी संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, 0101 जैसे भी वो काम करे, 10 जो भी वो चाहे। निम्नलिखित में से किस सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान या क्षति पहुंचाने का खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किससे जो है सिस्टम को डैमेज या किसी थ्रेट को पहुंचा सकता है, सिस्टम को कोई थ्रेट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो किससे परिभाषित किया गया है। तो स्टूडेंट कह रहा है
साइबर अटैक इसको स्टूडेंट कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसी में स्टूडेंट जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क को क्षति पहुंचाने या खतरा का पैदा करने का जो प्रयास होता है वो साइबर अटैक के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है? तो हैकिंग से संबंधित जब हम धारा की बात करते हैं तो सेक्शन 66C इसकी बात करता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सेक्शन 66। और 66 में 66C खास करके हैकिंग के बारे में बात करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर स्पेस में यानी साइबर स्पेस में क्या होता है पूछ रहा है। कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती, कोई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है यानी इंटरनेशनल जूरिडिक्शन आता है, और सीमित सीमाएं होती हैं ए बी और दोनों। तो स्टूडेंट जो साइबर स्पेस होता है उसके पास कोई नेशनल बाउंड्री नहीं होती है, ये सही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो है जूरिडिक्शन यानी न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय कानून है इसके अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा डी ए बी दोनों, यानी इसके पास नेशनल बाउंड्री नहीं होती है और ये इंटरनेशनल जूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है, तो डी वाला सही रहेगा आपका। इसकी अपनी कोई देश की सीमा तक सीमित नहीं रहता है, यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत जांच की जाती है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो मान्य करती है। तो डिजिटल हस्ताक्षर से हमें क्या पता चला है? ऑप्शन देखते हैं, प्रामाणिकता, अखंडता यानी ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, गैर अस्वीकृति, नॉन रेपुडिशन, ऑल ऑफ एबव। तो स्टूडेंट डिजिटल सिग्नेचर से प्रामाणिकता का पता चलता है, अखंडता से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ये प्रामाणिकता को दर्शाता है कि जारी किया गया सर्टिफिकेट कितना प्रामाणिक है डिजिटल सिग्नेचर से। आज स्टूडेंट आपके डिजी लॉकर में जितने डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं वो सब डिजिटल साइंड होते हैं। इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना, तो स्टूडेंट ईमेल पर, इंटरनेट पर जो अनचाहे जो कमर्शियल मैसेज भेजना उसको स्पैमिंग कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्पैमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह यानी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से संबंधित है? तो कौन सी धारा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से संबंधित है स्टूडेंट? तो इसके लिए याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात 2, 3 और धारा 15 में की जाती है, ठीक है। तो इसमें 2, 3 तो नहीं दिया, धारा 15 दिया, तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। सेक्शन 15 में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की जाती है, ठीक है, तो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो नहीं है पूछा स्टूडेंट। तो सेवा से इनका डेनियल ऑफ सर्विस जो है साइबर क्राइम में आता है कि जानबूझ के कोई सेवाएं देने से मना कर देना, ठीक है। इंटरनेट जो करार हो या आपने उसके लिए पेमेंट किया और वो सेवाएं ना दी जाए, तो ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत हो जाता है, ठीक है। मैन इन द मिडिल ये भी आता है और मालवेयर भी आता है, लेकिन स्टूडेंट एईएस जो है ये साइबर क्राइम नहीं है। एईएस स्टूडेंट जो होता है, इस एईएस का पूरा नाम नोट कर लीजिए, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इंक्रिप्शन क्या होता है? सिक्योरिटी होती है, तो ये एडवांस सिक्योरिटी जो होता है ये एडवांस सिक्योरिटी होती है, ना कि ये साइबर क्राइम होता है। ये और ज्यादा तगड़ी सुरक्षा देने का काम करती है, तो ये वाला नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी फर्जी वेब पेज या डोमेन बनाकर धोखा देते हैं, अधिक ट्रैफिक प्राप्त करते हैं? तो किसी असली वेबसाइट का डुप्लीकेट वेबसाइट बना देना, तैयार कर देना, ताकि लोग उस वेबसाइट तक न पहुंचे और आप तक ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो स्टूडेंट ऐसे के शिकार आप भी हुए होंगे, कोई किसकी ऑथेंटिक वेबसाइट ढूंढते हैं और आप कोई फॉर्म भरना होता है और दूसरे दूसरे वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, तो स्टूडेंट इस तरह का चीज कहलाता है फार्मिंग। फार्मिंग में एक ओरिजिनल वेबसाइट का डुप्लीकेट वेबसाइट बना दिया जाता है, लास्ट में जैसे जीओवी हो तो इन होता है तो एनआईसी इन या सरकारी जैसे कुछ भी होता है ना, तो लास्ट में एनआईसी जीओवी का अंतर कर देते हैं या ओआरजी का अंतर कर देते हैं और नकली वेबसाइट तैयार कर देते हैं, जिससे ज्यादा ट्रैफिक उनके वेबसाइट पे जाता है और वो ज्यादा पैसा, ज्यादा वेबसाइट ओपन से उनको ज्यादा पैसा मिलता है, तो वो फार्मिंग कहलाता है, नकली वेबसाइट बनाना। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं, यानी कंप्यूटर से कंप्यूटर तक ही फैलता है और वायरस की तरह बढ़ता है, यानी वायरस नहीं होता, इससे तो पहले ही पता चल गया। तो स्टूडेंट इस तरह के चीजों को जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं वायरस, वो कहलाते हैं वॉर्म। वो क्या कहलाते हैं? वॉर्म कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। बूट तो होगा ही नहीं, बूट तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने से जुड़ा हुआ है और वायरस ये है नहीं। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञापित के नवीनीकरण, अनुज्ञापित बोले तो लाइसेंस, लाइसेंस के रिन्यूअल की फीस क्या है? तो स्टूडेंट इसके लिए जो फीस तय की गई है वो 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब कोई लाइसेंस रिन्यू कराना हो आईटी एक्ट 2000 के अनुसार तो उसकी फीस 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपील
प्राधिकरण का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो सीएटी जो होता है, साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष का चुनाव केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार जो होती है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सहयोग लेती है, मतलब उनसे सुझाव लेती है, उनसे सलाह लेके इस काम को करती है, लेकिन नियुक्ति करती है केंद्र सरकार। तो ऑप्शन सी ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो स्टूडेंट, साइबर सुरक्षा को जो आईटी एक्ट 2000 की धारा सी, जो ऑप्शन है धारा 2NB के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इतना डीप से पूछा गया था कि जिसको खोजने में ही हमको बहुत समय लग गया। तो ऑप्शन सी होगा, धारा 2 की NB सेक्शन के अंदर जो है वो साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो स्टूडेंट, हैकर शब्द की उत्पत्ति MIT रेल रोड क्लब, ठीक है, मॉडल रेल रोड क्लब, ठीक है, MIT मॉडल रेल रोड क्लब 1950 में हुई। MIT मॉडल रेल रोड क्लब 1950 में हुई थी। और स्टूडेंट, पहले जो था हैकर शब्द का उपयोग पॉजिटिव ढंग में यानी सकारात्मक रूप में किया जाता था। पहले जो है स्टूडेंट, जो है पहले स्किल्ड जो प्रोग्रामर होते थे उनके लिए हैकर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में चल के ये शब्द नकारात्मक पक्ष ज्यादा ग्रहण कर लिया और ये निगेटिव सेंस में और गलत कामों के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए, कंप्यूटर से रिलेटेड गलत कामों के लिए जो इस्तेमाल होता है उसके लिए किया जाने लगा। पहले ये सकारात्मक रूप में इस्तेमाल होता था और ये स्किल्ड प्रोग्रामर हुआ करते थे। निम्नलिखित में कौन सा एक मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? तो गैर पोर्टेबल यानी जिसको ले जाया ना जा सके, यानी इसका उपयोग लैपटॉप के साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, मोबाइल एंड्रॉइड के साथ नहीं हो सकता एक ऐसा मॉनिटर। तो यानी इसका उपयोग जो है ट्रेडिशनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसको CRT बोलते हैं। ये LED नहीं होगा और LCD नहीं होगा, ठीक है, इसको CRT बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह ही एक दूसरा सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल हस्ताक्षरण का प्रकार नहीं है? तो डिजिटल सिग्नेचर का टाइप नहीं है। तो कह रहा है अप्रूवल सिग्नेचर, नॉन सर्टिफाइड सिग्नेचर, विजिबल डिजिटल सिग्नेचर और इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। तो स्टूडेंट, इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर जो है ये कोई डिजिटल सिग्नेचर का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों डिजिटल सिग्नेचर के एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है? तो सार्वजनिक यानी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? जो सार्वजनिक सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण क्या है? तो स्टूडेंट, इसमें अपाचे लाइसेंस। देखिए, अब जो फ्री लाइसेंस होते हैं यानी जो प्रोग्राम या जो चीजों के लाइसेंस होते हैं, जो ऐप होते हैं फ्री होते हैं यानी ओपन होते हैं, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो स्टूडेंट, इसमें अपाचे, इसमें लिनक्स, फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स के जो लाइसेंस है, जो मोजिला फायरफॉक्स है ना, तो फायरफॉक्स के लाइसेंस, लिनक्स के लाइसेंस, थंडरबर्ड के लाइसेंस, ओपन ऑफिस जो MS ऑफिस की तरह ही है, ओपन ऑफिस का लाइसेंस और के ऑफिस का लाइसेंस, ये क्या है? ये ओपन सॉफ्टवेयर है, ये जो है ये फ्री लाइसेंस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी, अपाचे लाइसेंस उसमें से एक है। बाकी जो और होते हैं उसके नाम मैंने बता दिए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट, वीडियो फास्ट लगे तो स्लो करके भी आप देख लीजिएगा। पारंपरिक हस्तलिखित हस्ताक्षरों की तुलना में डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर करने का मुख्य लाभ क्या है, ऐसा पूछ रहा है। तो स्टूडेंट, ये क्या करता है, वे बनने में तेज होते हैं, उन्हें बना लेना आसान है। वे इंक्रिप्शन मतलब एक तरह से सिक्योरिटी, तो वो इंक्रिप्शन और प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं। यानी वो इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन यानी सुरक्षा और प्रमाणीकरण दोनों प्रदान करते हैं। तो ये वाला राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा डिजिटल सिग्नेचर के लाभ में। स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट तक बढ़ चले। स्टूडेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा, और आप किस पेपर के और हमसे आंसर की या PYQ पेपर चाहते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं है? तो कह रहा है सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं है। तो स्टूडेंट, इसमें पहले कह रहा है शेयरवेयर, तो ये भी ठीक है। और फिर जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है ओपन लाइसेंस में, ठीक है, या जनरल पब्लिक लाइसेंस भी दिया जाता है। डिजिटल राइट मैनेजमेंट और सब्सक्रिप्शन भी एक तरह का आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन दिया गया, इतने समय तक आप इसको ऐप को या इस चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो DRM होता है, DRM बोले तो डिजिटल राइट मैनेजमेंट, DRM जो है स्टूडेंट, वो किसी तरह का सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है। स्टूडेंट, DRM जो होता है ये सेट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जिससे कॉपीराइट जैसी उल्लंघन को रोका जाता है। तो ये इसमें टेक्नोलॉजी होती है, ये टूल होता है जो कॉपीराइट जैसी चीजों को कंट्रोल करने में काम आता है। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, लाइसेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुद आते हैं जो कॉपीराइट को रोकते हैं।
सॉफ्टवेयर लाइसेंस में डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करते हैं, यानी डिजिटल राइट इन सॉफ्टवेयर लाइसेंस इंश्योर। तो ये क्या सुनिश्चित करते हैं? तो ये कॉपीराइट, डिजिटल लाइसेंस जो होता है ये कॉपीराइट सुरक्षा को बताते हैं कि ये कॉपीराइटेड है और डिजिटल राइट इस मतलब दिया गया है, तो ये कॉपीराइट सुरक्षा को दिखाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा। आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।